चीनी सदर शी जिनपिंग का तारीखी दौरा पाकिस्तान, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, मुआशी इनकलाब की बुनियाद रख दी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से चारों सूबों को फायदा पहुंचेगा, चीन को मुख्तसर और सस्ता तिजारती रास्ता मिलेगा। NA 246 में सियासी सरगर्मियां नुक्ता उरूज पर पहुंच गईं। कौमी सियासत का दावा करने वाली MQM और तहरीक इंसाफ कराची में मुहाजिर कार्ड ही खेल रही हैं। फांसी के मुजरिम शफकत हुसैन की उम्र जुर्म के वक्त 18 साल से कम नहीं थी। केस को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तहकीकाती टीम ने हुकूमत से सिफारिश कर दी। और नए कप्तान अजहर अली की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही मौके में नाकाम हो गई। पहली बार बांग्लादेश से सीरीज भी हार गई। व्हाइट वॉश हुआ तो टीम तारीख की बदतरीन रैंकिंग पर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है, बहुत बड़ा दिन है, जब पाक चीन दोस्ती की किताब में एक और बाब का इजाफा हुआ और चीनी सदर शी जिनपिंग आज दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचे और चीनी सदर का तैयारा नूर खान एयरबेस चकलाला पहुंचा तो उनका शानदार और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के लिए सदर ममनून हुसैन, वजीर आजम नवाज शरीफ के हमरा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और काबीना के अरकान भी मौजूद थे। सदर शी जिनपिंग के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर और फ्लाई पास्ट के साथ साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। फ्लाई पास्ट की खास बात यह थी कि इसमें JF थंडर 17 तैयारों ने हिस्सा लिया, जो पाक चीन दिफाई ताउन की एक अहम अलामत है। शी जिनपिंग का यह दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि 9 बरसों के तवील अरसे के बाद कोई चीनी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और चीनी सदर पाकिस्तान के लिए 45 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी लेकर आए हैं, जिसकी बात तो हम बहुत दिन से सुन रहे थे। हुकूमती वज़रा खुद मियां नवाज शरीफ इसकी बात करते नजर आते थे, मगर फाइनली चीनी सदर ये सरमायाकारी और इसके हवाले से जो मुआहदे हुए हैं वो लेकर पाकिस्तान आए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक मंसूबों पर खर्च किया जाना है। और उसके पहले मरहले में तकरीबन 28 अरब डॉलर्स के 32 मुआहदों पर दस्तखत होना थे। इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के तहत तवानाई, बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती ताउन के मंसूबों पर काम किया जाएगा। इसमें खंजराब में पाक चीन सरहद से गवादर की बंदरगाह तक सड़कों और रेल के राब्तों की तामीर के अलावा बिजली पैदा करने के मंसूबों समेत मुतादिद तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। आज शी जिनपिंग के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान के तमाम सूबों और इलाकों को फायदा पहुंचेगा। Corridor will benefit all provinces and areas in Pakistan and transform our country into a regional hub and pivot for commerce and investment. It will also enable China to create a shorter and cheaper route for trade and investment with South, Central and West Asia. आपने सुना मियां साहब ने क्या कहा, साथ साथ ये कहा कि चारों सूबों को फायदा पहुंचेगा, मगर कुछ तनकीद हुई है और वो तनकीद आज हम हुकूमती वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब के सामने भी रखेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कहा गया कि जी बताया जाए, इतना बड़ा मंसूबे आ रहे हैं, कराची को इसका क्या हिस्सा मिलेगा, कराची में क्या सरमायाकारी होगी, कराची को क्या फायदा पहुंचेगा। साथ साथ तनकीद हो रही थी कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब इतने आगे क्यों हैं, दूसरे वज़रा आला उस तरीके से आगे क्यों नजर नहीं आते, जो ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ लाहौर में क्यों। ये सारे सवाल हम साथ साथ आज एहसन इकबाल साहब के सामने रखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले दोनों रहनुमाओं के दरमियान वजीर आजम हाउस में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ और चीनी सदर ने 8 मंसूबों की नकाबकुशाई की, जिनमें ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शामिल है, जिस पर जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से तनकीद भी की गई है। इस मौके पर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की लाहौर ब्रांच का इफ्तिताह किया गया, जबकि पाकिस्तान में चीन की सकाफती मरकज और FM रेडियो 98 दोस्ती चैनल का भी इफ्तिताह कर दिया गया। इसके साथ साथ वीडियो लिंक के जरिए 5 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें पंजाब में 900 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबे और आजाद कश्मीर में 720 मेगावाट का
मंसूबा भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 50 के करीब मुफाहमत की याददाश्तों और दीगर दस्तावेजात का तबादला भी किया गया। इसके अलावा दोनों मुमालिक के सरबराहान की मुलाकात के बाद 20 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसकी रूह से बाहिमी तिजारत के मुआहदों पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। जबकि दो तरफा तिजारत का हुजम 20 अरब डॉलर तक। बड़ा अहम है कि पाकिस्तान और चीन में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ तिजारत भी बढ़े, तो 20 अरब डॉलर तक इसका हुजम पहुंचाने और इक्तिसादी राहदारी पेशरफ्त पर भी इत्तफाक किया गया। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान के लिए, ये दौरा पाकिस्तान किस कदर अहम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अहम ये दौरा है, सारा दिन मीडिया पर आवाम ने देखा और इसको एक खुशी के तौर पर भी दिखाया गया। मुझे ये बताइएगा कि जो MOUs हुए हैं या फिर जिन मंसूबों को संगे बुनियाद रखा गया है, एहसन इकबाल साहब, क्या उनकी टाइम लाइन भी हुकूमत शेयर करेगी कि 2015 में, 2016 में, 2017 में, 18 में और अगले 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट इन सालों में आएगी और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएगी? शुक्रिया शाहजेब। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि आज का दिन बेहद अहम है और हमारी तारीख में यकीनन एक संगे मील की हैसियत रखता है, चूँकि पाकिस्तान चीन दोस्ती जो कि बहुत पुरानी है, टाइम टेस्टेड है, इसमें एक पहलू की कमी थी कि हम इक्तसादी तौर पे चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत मजबूत नहीं कर सके थे जिस कदर हमारे सियासी ताल्लुकात थे। तो पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे के ज़रिए जिस सफ़र का आगाज़ हमने किया था 5 जुलाई 2013 को, और गुज़श्ता साल सितंबर में चीन के सदर के दौरे पर हमने ये तमाम मंसूबों को लॉन्च करना था, जिसमें यहाँ पे जो सियासी हालात थे उसकी वजह से ताख़ीर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि पूरी दुनिया का मीडिया, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम जो सफ़े अव्वल का मीडिया है, उस सब ने जिल्ली हरूफ से और हेडलाइंस के साथ पाकिस्तान को चीन की $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट का मरकज़ के तौर पे पहचाना है और उसका तारुफ दुनिया को कराया है। तो एक तो जो हमें ये प्रोजेक्ट्स हैं इनका फ़ायदा पहुंचेगा इस $45 बिलियन के फ्रेमवर्क पे जहां हमने एग्रीमेंट किया, और उसमें जो संजीदगी है उसका आप यूं अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें से $28 अरब के मंसूबों पर जिन पर के होमवर्क हो चुका है, उनकी स्टडीज़ हो चुकी हैं और उनकी फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है, उनकी या तो ग्राउंड ब्रेकिंग आज की गई है या उनके फाइनेंशियल मुआहदे किए गए हैं जिससे कि फौरी तौर पर उन पर अमल दरामद हो सकेगा। और बाकी जो मुआहदे हैं इस 45 अरब में से वो सब पाइपलाइन में है। जिस तरह वो अपनी फिजिबिलिटीज़ की और बैंकिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनकी मुकम्मल करेंगे, वो भी रोल आउट होते जाएंगे। इसमें जो आज $28 अरब के मंसूबे जारी किए गए हैं, इनमें ज़्यादातर इंशाअल्लाह ताला 2018 तक मुकम्मल होंगे, सवाए 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स के जो करोट में है और सुकी किनारी में है, चूँकि वो तकरीबन 900 और 800 मेगावाट उनकी कैपेसिटी है और वो 5 से 6 साल लगेंगे। हाइडल प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जितने कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोल के प्रोजेक्ट्स इंशाअल्लाह ताला 3 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। जो सोलर एनर्जी के हैं ये 1 साल के अंदर हो जाएंगे, और जो विंड एनर्जी के हैं ये इंशाअल्लाह 6 महीने से 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उनमें भी तकरीबन 3 साल की मुद्दत लगेगी, चूँकि ये बड़े मंसूबे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सवाए वो 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स के बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स 2018 से पहले हम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। इन तमाम मंसूबों के नतीजे में जो हमें फ़वाइद हासिल होंगे, पहला फ़ायदा तो ये होगा कि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। जो हमारा एक बहुत गहरा तवानाई का बहरान था वो ख़त्म होगा, जिससे इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी, ज़राअत को मिलेगी और हमारी मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा होगा और ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि थर का कोयले का ज़ख़ीरा जो आज तक मुदफन था और उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सके, वो माइनिंग होगा और वहाँ पे पावर स्टेशन लगेंगे, और पाकिस्तान के अंदर सिंध में थर का वो पसमानदा इलाका जहाँ कहत होता है वो एक बहुत खुशहाल इलाके में तब्दील हो जाएगा। तीसरा बड़ा फ़ायदा गवादर पोर्ट का है, और आज चीन के सदर ने कहा कि जो वज़ीर आज़म का विजन है कि वो गवादर को दुबई और सिंगापुर के हमपल्ला पोर्ट सिटी देखना चाहते हैं, हम उस विजन को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और हर तरह से पाकिस्तान की मदद करेंगे कि वो गवादर को एक बैनुल-अक़वामी सतह की पोर्ट सिटी में तब्दील कर सके। इसी तरह इसके साथ साथ जो हमारे टेलीकॉम
टेलीकॉम के रास्ते में जो फाइबर ऑप्टिक केबल होगी उससे डेटा कनेक्टिविटी दोनों ममालिक के दरमियान इजाफा होगा। फिर आज पीपल टू पीपल जो मुआहदे हैं उन पे भी बहुत तवज्जो थी, जैसे कल्चरल सेंटर है उसमें FM रेडियो जिसका मकसद है कि चीन के प्रोग्राम यहाँ पे नशर किए जाएं, और आज उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के लिए ग्रांट का भी ऐलान किया कात को फरोग देने के लिए, जिसमें पाकिस्तानी माहिरीन को अगले 5 साल चीन में फनी तरबियत भी दी जाएगी। ठीक है, ऐसे बात आपने जिस तरह तफसील से बताया कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और वो किस तरीके से पूरे होंगे। अब मसला यह है कि MOUs की बहुत बड़ी फहरिस्त है ये, मगर जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है जिन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वो तकरीबन 2000 मेगावाट के हैं। गवर्नमेंट का क्लेम था कि ये हमारी जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है, और आपने अभी भी कहा ये पूरा होगा पाक चाइना ताउन से, तकरीबन 16-17 हजार मेगावाट का इनिशियली क्लेम आया था, मगर ग्राउंड ब्रेकिंग सिर्फ 2000 मेगावाट की हुई है, बाकी MOUs हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग कम से कम सर 8-10 हजार मेगावाट की तो होती, बहुत ही छोटी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। नहीं, मैं आपको वजाहत कर दूं, ग्राउंड ब्रेकिंग उन मुआहदों की हुई है कि जिसके अंदर कंपनी का इंतखाब हो चुका है। जो MOUs फाइनेंसिंग के हैं, जिसके अंदर चाइना के फाइनेंशियल इदारों ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स किए हैं, वो भी तैयार हैं। उसमें सिर्फ ये प्रोसेस बाकी रहता है कि वहाँ पर उनकी जो कंपनीज हैं उनको जो ही वो लोन सैंक्शन होंगे वो अपना काम शुरू कर देंगी। तो जहाँ पे फाइनेंसिंग मुहैया हो गई है वो भी फिनिश्ड प्रोजेक्ट है, लिहाजा उस सारे को अगर आप देखें तो तकरीबन 8400 मेगावाट के तवानाई के मंसूबों पर आज दस्तखत हुए हैं। मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि चाइना की जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जब उसमें स्लो डाउन आया तो एक स्ट्रेटेजिक फैसला था चाइना की तरफ से कि रीजनल कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी है। सिल्क रूट फंड बनाया, मलेशिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने फंड्स को लेके जाते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ताकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको काम मिलता रहे, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को भी एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजते हैं। ये वाकईतन पाक चाइना दोस्ती की मिसाल है। $46 अरब, ये जो चाइना का एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, ये जो चाइना का सिल्क रूट फंड है जिससे वो रीजनल कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक उनका बिजनेस मॉडल है, उसकी निशानदेही करता है सनीबाल साहब। देखिए, एक तो यकीनन उनकी एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें वो ग्लोबली ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं। दूसरे, अब वो वेस्ट चाइना के अंदर इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, चूंकि चीन के सदर का विजन है कि वो एक वन सिल्क रूट की बात करते हैं कि जिससे एक लैंड सिल्क रूट है और एक मैरीटाइम सिल्क रूट है, और वो चाहते हैं कि अब चीन की इकॉनमी यूरोप की तरफ और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जहाँ वसाइल हैं इंटीग्रेट हो। तो वेस्ट चाइना के लिए, जैसे आपने वज़ीर आज़म का क्लिप भी सुनाया, पाकिस्तान का ये रास्ता उनको शॉर्टेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल लॉजिस्टिक्स फराम करता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। लिहाजा पाकिस्तान और चाइना की एक स्ट्रेटेजिक फिट बनती है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंटरिटी को हम जोड़ लें तो पाकिस्तान एक बड़े शिप के साथ खुद को टैग कर सकता है, जिसकी मईशत के साथ इसके अंदर भी एक बहुत तेज़ी आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में जब हमारे खित्ते के जो सिक्योरिटी के हालात हैं, बैनुल अक़वामी बहुत से सरमायाकार हिचकिचाते हैं $10 भी इस खित्ते में लाते हुए, चीन जैसा मुल्क जब इतनी खतीर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। देखिए, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि चीन की मदद से हम ये तमाम मनसूबे बना लेंगे, लेकिन जिस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो आज जो दुनिया में और आलमी मीडिया में खबरें चली हैं और पाकिस्तान को एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे जो एक तारुफ मिला है, इसके बाद अब यूरोप का, अमेरिका का, जापान का, मशरक़ वस्ता का इन्वेस्टर भी ये सोचेगा कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर अगर चीन इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं। तो आज पूरे दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट में ये परसेप्शन की गेम होती है। वो मुल्क के जो पिछले 10-20 साल से दहशत गर्दी और सिक्योरिटी के हवाले से पहचाना जाता था, आज अगर पाकिस्तान का दुनिया के सामने एक नया चेहरा आया है, एक नया रुख आया है कि पाकिस्तान इज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और इसके लिए नए वजीर आजम की क़यादत की खसूसी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा हैं और आपने 2 सालों में जो इक्तसादी मैदान में और सिक्योरिटी के मैदान में जो दहशत गर्दी और टेररिज्म के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हैं, उससे हमें ज्यादा एतमाद मिला है। ऐसा मुझे साथ साथ ये बताइएगा, एक एतराज आया है, और जाहिर वो 2 एतराज, एक तो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की तरफ से आया कि $46 अरब बताया जाए कि कराची को क्या मिलेगा। सर जी, आमतौर पर जो दुनिया भर में जो सर्विसेज सेक्टर के हब होते हैं, बैंक
बैंकिंग इंडस्ट्री और सारी की सारी जहां पर हेड ऑफिसेज हो वहां पर मैस ट्रांजिट सिस्टम होते हैं। दूसरे शहरों में नहीं होते, लंदन में है, मैनचेस्टर में नहीं है, दिल्ली क्योंकि कैपिटल है, साथ साथ बॉम्बे में है, मगर दूसरे शहरों में नहीं है। मगर यहां पर ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट भी जो मैस ट्रांजिट का है वो लाहौर में ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब वादा करते रहे थे कि मैं जबरदस्त किस्म का एक मैस ट्रांजिट सिस्टम कराची में दूंगा। कराची के लिए क्या है इसमें? और साथ साथ दूसरे चीफ मिनिस्टर वाला एतराज आ रहा है कि जी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छा सवाल उठाया। जहां तक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का ताल्लुक है, इसमें तकरीबन 70% हमारी तवज्जो तवानाई की तरफ है और सिंध के लिए एक बहुत खतीर पैकेज है। जैसे मैंने कहा कि सिंध के अंदर थार का जो जखीरा बंद था वो हम उसको निकाल रहे हैं और उससे वहां पर इनकलाब आएगा। इसी तरह सिंध में दीगर तवानाई के मंसूबे लग रहे हैं। तो बेसिक इसमें तवानाई के ऊपर हमारा एम्फेसिस है। जो लाहौर की ऑरेंज लाइन है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। इस पर वजीर आला पंजाब अपने पिछले दौरे हुकूमत के वक्त से लगातार मेहनत कर रहे थे और इसके पीछे उनकी 3-4 साल की मेहनत है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और पिछले दौरे हुकूमत में भी वो करते रहे। और एक मैं आपको बड़ा अहम पहलू बताऊं कि उनको तकरीबन 2.2 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन मिल गई थी इस मंसूबे के लिए, लेकिन उन्होंने पिछले 6-8 महीने में इतनी सख्त नेगोशिएशन की, जिसे कहते हैं कि एक एक ईंट के ऊपर लड़ाई की, कि जो 2.2 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था उसको 1.4 बिलियन में लेके आए। और इससे पहले भी आपने देखा कि मेट्रो बस भी सबसे पहले उन्होंने चलाई। तो इसमें ये सूबाई हुकूमतों के लिए इनिशिएटिव है, वफाकी हुकूमत ने किसी को रोका नहीं है। तमाम सूबाई हुकूमतें इसके लिए अगर अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, उनके लिए होमवर्क करें, तो उसके बाद इनको वफाकी हुकूमत नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत के इदारे इख्तियार से ये मंसूबे बाहर हैं। अब जब मेट्रो बस की मुखालफत की गई, शुरू में सबने बुरा कहा और अब पेशावर के अंदर भी हुकूमत ने कहा मेट्रो बस बनाएंगे और कराची में भी वो कहते हैं बनाएंगे। तो इसी तरह ऑरेंज लाइन अगर वजीर आला पंजाब लेकर आए तो मुझे उम्मीद है कि उसकी तकलीद करते हुए बाकी शहर भी सोचेंगे कि हमें भी इसको लेकर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब कह रहे थे कि ये अपनी जात है शहबाज शरीफ साहब की, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हुआ है। दूसरे चीफ मिनिस्टर्स भी अगर मेहनत करते इसका जवाब दे रहे थे जो एतराज उन पर हो रहा है। मगर कराची के हवाले से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने एतराज किया कि हमें क्या मिलेगा। तो सिंध का बता रहे थे कि पावर प्रोजेक्ट्स ज्यादातर सिंध में लग रहे होंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जाहिर है शाह कुरैशी साहब से बहुत सारी हैसियतों से हम सवाल कर सकते हैं। साबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं और कोई बहुत पुराने वजीर खारजा नहीं रहे, अब से कुछ अर्सा पहले वजीर खारजा थे, तो मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कुरैशी साहब से पूछते हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बतौर एक लीडिंग अपोजिशन पार्टी के, बतौर एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के, अगर खारजा पॉलिसी के तक देखें, और बतौर एक ऐसी पार्टी के जो क्लेम करती है कि अगली हुकूमत हमारी होगी, आप इसको उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए सक्सेस देखते हैं सियासी मैदान में, सिफारती मैदान में और मुआशी मैदान में, जिस तरीके से हुकूमत क्लेम कर रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये अच्छी पेशरफ्त है और मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मुझे बेहद खुशी हुई है कि पाक चीन जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें एक इक्तसादी वसअत आ रही है। आपके इल्म में है कि के लिए एक फ्रेमवर्क पहले बनाया गया था, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, इस हुकूमत से पहले हो चुका था। और उस फ्रेमवर्क के अंदर कोशिश ये की गई कि जहां हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं, जहां हम एक दूसरे की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करते रहे हैं, वहां आज चीन एक इकोनॉमिक पावर बन चुकी है और कुछ अरसे में दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी होगी। तो वो पाकिस्तान के साथ अपने इक्तसादी ताल्लुकात जो है उनको बढ़ाए, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अब देखिए, ये जो एक प्रोजेक्ट जो है जो आज लॉन्च किया जा रहा है, जिस पे MOU साइन किए जा रहे हैं, ये एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का प्रोजेक्ट है। कम से कम 15 साल इसको लगेंगे मुकम्मल होने में। हाँ, कुछ अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, लेकिन ये पूरा इससे मुस्तफीद होने के लिए, इस 45 अरब डॉलर के पैकेज से मुस्तफीद होने के लिए 15 बरस दरकार होंगे। अब इसमें मेरी 1-2 चीज़ें हैं जो हुकूमत को, जहां मैं वेलकम कर रहा हूं, जो हुकूमत को एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मेरी तजवीज़ है, नंबर 1, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में
दीगर जमातों को, जिनका जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका कल को रोल हो सकता है इस मुल्क की बागडोर संभालने में, उन्हें एतमाद में लें ताकि सबकी इसमें ओनरशिप आए, शफाफियत आए। ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तफसीलात उस अंदाज में शेयर नहीं की गई जिस अंदाज में की जानी चाहिए। तो एक इस सारे जो 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 ये जो हो रही है इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। दूसरा, कुछ सूबों में जो इस वक्त एक विसविसा है, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और जैसे आपने कहा कि सिंध के भी कुछ लोगों ने बात उठाई है कि वज़ीर आज़म ने फरमाया कि चारों सूबे मुस्तफीद होंगे और यकीनन होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ जो इसके रूट्स के मामलात हैं कि इसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट क्या होगा और उस पर तब्दीली की जो बात आई है, इस पर तशवीश उठी और आज भी है। अच्छा गुरशी साहब, मुझे चाहते क्या है? गुरशी साहब, मुझे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एक बात बताइएगा, क्योंकि जाहिर है इन पर ये एतराज उठता है, जो एतराज मैंने एहसान इकबाल साहब के सामने भी रखा, उसका उन्होंने एक जवाब दिया। बाकी चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं जाते अपने अपने सूबों को मार्केट करने के लिए? अगर शहबाज शरीफ साहब चाइना बार बार दौरा कर रहे होते हैं, अभी परवेज खटक साहब अगर अफगानिस्तान गए हैं, उनके सदर से मीटिंग की है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, क्यों नहीं अपने सूबे को जाके इस तरीके से चाइना में मार्केट करते या दूसरे मुल्कों में? या कायम अली शाह साहब क्यों नहीं करते? जहां ये एतराज हो रहा है कि जी अपने छोटे भाई को बड़ी अहमियत देते हैं और उस सूबे को, वहां ये एतराज क्या दूसरे चीफ मिनिस्टर्स पर नहीं होना चाहिए कि वो एफर्ट कितनी पुट करते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब उनसे ज्यादा एफर्ट पुट करते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो अगर करते हैं तो अच्छा करते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दुबई में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की और बहुत से ऐसे मंसूबे वहाँ लेकर गए जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत से माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स भी थे। इसी तरह अब न्यूयॉर्क में वो उस सिलसिले की अगली कड़ी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करने जा रही है। लेकिन एक एडवांटेज है माफ कीजिए शहबाज शरीफ साहब को, और वो है फेडरल गवर्नमेंट उनकी अपनी जमात की है। जो आसानियां उनके लिए पैदा की जाती हैं, दीगर सूबों के लिए वो माहौल नहीं दिया जा रहा। मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चाहती है आगे बढ़ाना, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से वो तावन उसको नहीं मिल रहा। आप उसकी तफसीलात देना चाहते हैं तो परवेज खटक साहब आपको तफसीलात दे सकते हैं। जो उनका प्लानिंग डिवीजन है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की जो मिनिस्ट्री है, उस पे उनको वो तावन नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। बाकी अगर आज आपने ये मंसूबे किए हैं और जिससे पूरे मुल्क को फायदा होना है, तो कितना बेहतर होता कि आज के मंसूबों की जहां साइनिंग हो रही थी वहां खैबर पख्तूनख्वा के, वहां सिंध के, वहां बलूचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद होते, क्योंकि ये कौमी प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक जमात के लिए नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को फायदा नहीं देंगे। हाँ, सियासी तौर पर हो सकता है फायदा लेने की कोशिश करें, पर इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो ओनरशिप सबको मिलनी चाहिए, उनको वहां होना चाहिए था। हुकूमत से ये गफलत हुई है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। और दो अहम नुक्ते कुरैशी साहब की तरफ से उठाए गए हैं। एक तो ये कि क्योंकि ये 15-20 साल आगे तक के प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ इस हुकूमत के टेन्योर में नहीं पूरे होने, तो सबको एतमाद में ले और बताएं कि ट्रांसपेरेंसी किस हद तक है, दूसरी जमातों को इस पर एतमाद में लिया जाए। और दूसरा नुक्ता उनकी तरफ से उठाया गया कि सारे चीफ मिनिस्टर्स अगर इस वक्त मौजूद होते तो बड़ा अच्छा एक माहौल होता, क्योंकि सारे सूबों को फायदे की बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जिक्र होगा NA 246 में लगता है कि मुहाजिर कार्ड कुछ ज्यादा ही खेला जा रहा है, उसकी मुखालफत भी की जाती है, उसको खेला भी जा रहा है। किस तरह खेला जा रहा है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। NA 246 में पिछले 3 हफ्ते से जारी इलेक्शन मुहिम में तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रही हैं। ये इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता हफ्ते उरूज पर रही। जुमे को जमात इस्लामी, हफ्ते को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 246 में जलसों का इनेकाद किया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ये नारा लगाकर मैदान में आई कि वो कराची से खौफ को शिकस्त देगी और NA 246 में इलेक्शन के बाद खौफ के तमाम बुत टूट जाएंगे। ये ज़िमनी इंतखाबात
इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकजी नुक्ता बने हुए हैं और इस पर कामयाबी के लिए तीनों जमातें भरपूर मुहिम चला रही हैं। सियासी नारा तो हर जमात का अलग है, लेकिन इन्हें 246 के वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मुश्तरका बात सामने आई है वो है मुहाजिर की सियासत। लफ्ज़ मुहाजिर के हवाले से काफ़ी कुछ बातें की गई। कहीं ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कहीं ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि इस नाम पर सियासत करके कराची में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है मुहाजिरों को, मगर जो सियासत है वो लफ्ज़ मुहाजिर के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों के खिलाफ साजिश की बात की तो इमरान खान ने खुद को आधा मुहाजिर भी कहा और मुहाजिरों की मुख्तलिफ शोबों में खिदमात का भी जिक्र किया। कराची वो शहर था जो 1985 तक तेजी से तरक्की कर रहा था। जब से मुहाजिरों के नाम पे सियासत हुई, बंदूक की सियासत शुरू हुई, जो मुहाजिरों का पोटेंशियल था वो बजाय ऊपर जाने के नीचे आ गया। कराची में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए नहीं आया। कराची तो जब मैं आता हूं तो लोग कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ के आओ, खौफ है। नबील कबूल कहते कि पोलिंग बूथ खाली पड़े थे, 1,40,000 वोट किधर से आ गया। अब तो अच्छा है, अब तो रेंजर हो गए, एक अंदर एक बाहर। अब देखेंगे 23 तारीख को कितने वोट पड़ते हैं। आप इस इमरान खान साहब क्या कह रहे थे जब खान साहब ने एक दफा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैं तो फिर खुद भी आधा मुहाजिर हूं या फिर मैं क्या हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूं, तो उसका जवाब अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या दिया था वो जरा सुनिए। गालिबन वो जो लिंक है वो मौजूद नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि वो लिंक आपको सुनाएं भी साथ साथ। इस पर एक तबसरा आज द न्यूज़ में लिखा और ज़ियाउर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से लिखा गया। जरा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मुहाजिर कार्ड ही है या फिर मुहाजिर कार्ड को रिजेक्ट करने वाली बात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या फिर जमात की तरफ से की जा रही है। ज़ियाउर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहा जाए इसको कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जी मुहाजिर के नाम पर जो सियासत होती है वो नहीं होनी चाहिए, या एक तरह से सारी जमातें जो कि आपने लिखा है कि मुहाजिर कार्ड तकरीबन तमाम की जमातें जो कि कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन में वो इस्तेमाल कर रही है, इसको ये कहा जाए। असल में ये हल्का जो है NA 246, इसकी अगर एथनिक डेमोग्राफी देखें तो ये बिल्कुल महाजर अक्सरती इलाका है जहाँ पर 82% रहने वाले वोटर जो है वो उर्दू स्पीकिंग महाजर कम्युनिटी है। इसके साथ साथ इस्माइली मेमन कम्युनिटी है और बहुत छोटी सी सिंधी कम्युनिटी बंगोरिया कोट में रहती है। और जब से ये 9/0 परेड हुआ है और उसके बाद MQM के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई है और उसके बाद जो वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसको बड़ा कामयाबी से MQM ने एक्सप्लॉइट किया है कि ये ऑपरेशन बेसिकली माजों के खिलाफ हो रहा है। और जो शुरू में इमरान खान का बयान आया था कि मैं कराची आ रहा हूँ लिबरेट करने के लिए कराची को, तो उस बयान को भी इन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट किया कि भाई कोई बाहर से आउटसाइडर आ रहा है और हमें कब्जा करने या कन्क्वेर करने के लिए आ रहा है। तो फिर बाद में मेरे ख्याल में PTI की लीडरशिप ने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई ये हल्का जो है यहाँ की जो एथनिक डेमोग्राफी है, यहाँ की जो हकीकत है, उसी के मुताबिक उसको देखते हुए इन्होंने भी फिर माजरों की बात करना शुरू की और ये कहा कि भाई मैं आधा महाजर हूँ, मेरी पेरेंट्स भी इंडिया से माइग्रेट हुए थे। तो यहाँ से मेरे ख्याल में ये जो महाजर कार्ड का शुरू हुआ और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी दही सिंध में सिंधी कौम परस्त सिंधी कार्ड इस्तेमाल करती है, बकिया पाकिस्तान में वो फेडरल पार्टी होती है। PMLN ने ये किया है पंजाब में कि वो पंजाब कार्ड यूज़ करती है। इसके अलावा कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं और हर एरिया की अपनी एथनिक डेमोग्राफी है, जिसके मुताबिक ये सियासी जमातें वहाँ पर उसी तरह नारा लगाती है। चूँकि इस हल्के की ये हकीकत है कि यहाँ पर ये चूँकि उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी एरिया है, तो यहाँ पर महाजर कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या जमात की तरफ से भी ऐसी कोई एफर्ट की गई है, ऐसी कोई बात की गई है? जमात की तरफ से तो ऐसा कोई बात नहीं की गई, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कराची बार में सराजुल हक साहब ने कहा कि वो कराची को फतेह करने नहीं आ रहे हैं, वो कराची के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं और वो अजमल पार्टी को अजमल सद्दीकी बनाना चाह रहे हैं और फैसल मोटा को फैसल बनाना आ रहा है। तो जमात का मसला ये है कि चूँकि जमात तो बेसिकली पॉलिटिक्स करती है कराची की, वो 70s 80s में गई है KP या उस ज़माने के NWF में गई है।
तो यहाँ एक तासुर था कि भाई जमात इस्लामी की कराची की लीडरशिप बैठ जाएगी पीटीआई के हक में, लेकिन कराची की जमात इस्लामी की लीडरशिप जो मेजोरिटी जो उर्दू स्पीकिंग है, उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया और उन्होंने बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पर है, हम यहाँ के लोकल है और हम यहाँ की सियासत करते हैं। एमक्यूएम से पहले हम ही इसी कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो भी अब एक हद तक देखा जाए तो वो भी माजर कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा एक और जो एक छोटा सा ग्रुप है पासबान, जो जमात इस्लामी से निकला हुआ ग्रुप है, वो पहले हाफिज सिद्दीकी के ऊपर प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने भी कल एक रैली निकाली माजर सूबे के लिए। फिर मुझे ये बताइए कि फायदा किसको होगा अगर सभी कर रहे हैं इस महाजिर कार्ड को इस्तेमाल और इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में महाजिर कार्ड को ना इस्तेमाल करें, तो फायदा से ज्यादा फिर कौन लेके जाएगा? असल में एक तो ये एमक्यूएम को भी अगर देखा जाए तो एमक्यूएम ने माजी में 3 इलेक्शनों में इसी सीट से 2 जनरल इलेक्शन में और 1 बाई इलेक्शन में यहाँ से नॉन महाजरों को टिकट दिया, जिसमें अज़ुल्ला बरोही साहब थे, निसार अहमद पवर साहब थे, नबील कबूल साहब थे, क्योंकि ये उनकी एक पक्की सीट समझी जाती थी और कोई भी बंदा किसी भी एथनिसिटी से एमक्यूएम की सपोर्ट से आसानी से जीत सकता था। लेकिन इस बार उन्होंने किसी भी नॉन सिंधी या नॉन महाजर के बजाय अपना ही कवर नवीद साहब को जी कवर नवीद साहब की शक्ल में एक मजबूत उम्मीदवार लाए। इस हल्के से ये वो शो करना चाहते थे कि वी आर अ फेडरल पार्टी एंड वी हैव लाइक हमारे साथ तमाम एथनिसिटीज़ हैं, बलोच है, सिंधीज है, लेकिन वो भी दोबारा वापस अपने उसी माजर पॉलिटिक्स पे आ गई। तो इस हल्के ने दूसरी जानब हम देखिए पीटीआई को जो शुरू में कहती थी कि हम लोग एथनिसिटीज़ के पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन इस हल्के की पॉलिटिक्स ने उसको फेडरलिज्म के बड़े नारे से रीजनलिज्म या एथनोइज्म के नैरो माइंडेड नारे तक लिया है। जिया बहुत शुक्रिया। जिया और रहमान मौजूद थे और बता रहे थे कि तकरीबन तमाम जमातें इस कार्ड की तरफ चली गई हैं, मगर बहुत अहम है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए कि ये तमाम सियासी जमातें समझें कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, इस शहर ने आगे बढ़ना है, तो इस मुल्क में सियासत, इस शहर में सियासत फ़िरका वारियत, लिसानियत और मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि अवाम के इशूज़ की बुनियाद पर होनी चाहिए। अगर फेडरल और फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जमातें और या फिर फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने का दावा करने वाली जमातें ये सारा काम करेंगी तो जाहिर है ना मुल्क में सियासत आगे बढ़ेगी, ना मुल्क आगे बढ़ेगा और ना ही ये शहर उससे आगे बढ़ सकेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमने अपने प्रोग्राम में गाहे बगाहे शफकत हुसैन की फांसी के हवाले से बात की है और 5 साल उमर के कत्ल के जुर्म में सजा पाने वाले शफकत हुसैन से मुतालिक ये कहा जाता रहा है कि इसको जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसकी उम्र 18 साल से कम थी। गुज़िश्ता हफ्ते FIA ने शफकत की उम्र की तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवाई थी, जिसमें शफकत हुसैन की उम्र जुर्म के वक्त 14 साल होने के दावे को गलत करार दिया गया। और अब शफकत हुसैन केस के हवाले से यह अपडेट सामने आई है कि शफकत हुसैन की उम्र के तयन के हवाले से हकाइक की जांच पड़ताल करने वाली इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है कि जिन लोगों ने शफकत की उम्र से मुताल्लिक गलत मफरूजा पैदा किया और गलत दस्तावेजात को कानूनी दस्तावेजात के तौर पर इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जानी चाहिए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजरिम के दावे में कोई हकीकत नहीं कि वो जुर्म के वक्त नाबालिग था। तमाम सबूत, रिकॉर्ड्स और शवाहिद से साबित हुआ है कि 2004 में जुर्म के वक्त शफकत हुसैन की उम्र 23 बरस थी। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शफकत हुसैन को जाती वकील की सहूलत मैसर थी, जिसकी फीस उसके भाई ने दी थी। इस ज़िम्न में इन अफराद का दावा सरासर गलत है जो ये कहते हैं कि शफकत का वकील जाती नहीं बल्कि सरकारी था। FIA की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते दी गई रिपोर्ट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सदर ममनून हुसैन, सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक के सेल और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक की चंद आलमी तंजीमों को भेज दी गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान में क्रिकेट के हाल का। पहली दफा पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से सीरीज हारी है। व्हाइट वॉश का इम्कान है। पाकिस्तान की रैंकिंग, आलमी रैंकिंग बहुत बुरी हो जाएगी कि हालात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के, यानी इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा बांग्लादेश की, जहां 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज पाकिस्तानी टीम 2-0 से हार गई है। ये पहला मौका है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीरीज जीती है और अब पाकिस्तान के व्हाइट वॉश होने का खदशा पैदा हो गया है। नए कप्तान अजहर अली की सलाहियतों का इम्तिहान भी 2 वनडेज में ही हो गया, जो तजर्बाकार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में काफ़ी घबराए हुए दिखाई दिए, मगर उन्हें अभी जज करना चाहिए या उन्हें मजीद टाइम दिया जाना चाहिए। और क्या ये ऐसी टीम है कि जिस पर अजहर अली को जज करना चाहिए? ये सारे सवालात तो पैदा होते हैं और हम ये सारी बातें करेंगे भी, मगर टीम का सबसे तजर्बाकार बैट्समैन मोहम्मद हफीज के साथ साथ फवाद आलम भी दोनों मैचेस में
कुछ कमाल नहीं दिखा सके, जबकि वर्ल्ड कप में कौम के दिलों में जगह बनाने वाले सरफराज अहमद भी कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी टीम बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में तीनों शोबों में नाकाम नजर आई और पाकिस्तानी टीम तब्दीली के अमल से गुजर रही है, लेकिन टीम में अभी भी ज्यादा तादाद उन खिलाड़ियों की है जो बैनुल-अक़वामी मैचेस खेल चुके हैं और ऐसी टीम का बांग्लादेश से मामूली मार्जिन नहीं बल्कि एक मैच में 79 रन से, दूसरे मैच में 7 विकेटों से और सिर्फ महज 39 ओवर्स में वो टोटल बना लिया, 7 विकेटों से हराया बांग्लादेश ने। इस कारकर्दगी से पीसीबी की टीम और कप्तान की सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की हालिया मायूसकुन कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ से। मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी, ये दिन भी देखना था कि हम बांग्लादेश से सीरीज हारें और सिर्फ सीरीज इस तरह ना हारें कि कोई बहुत क्लोज मैच हो गया हो, एक 79 रन से, एक 7 विकेटों से, हमारी ना बैटिंग चले ना बॉलिंग ना फील्डिंग। क्या मामला है सर जो इतना बड़ा फेलियर नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब भाई, असल बात यह है कि इस टीम को या इस कैप्टन को ब्लेम करने की बजाय अगर हम पिछले 7-8 साल में जो प्लानिंग थी क्रिकेट बोर्ड की, जो वहाँ क्रिकेट बोर्ड में लोग रन कर रहे हैं, उनकी जो पुअर सिस्टम है, जो उनकी पुअर प्लानिंग है, वो आज उसका नतीजा सामने आया है। तो इन लड़कों को कुछ कहना या कैप्टन को कुछ ना, ये बड़ी ज्यादती होगी क्योंकि इन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम अच्छा कहते हैं, वो टीम जो नज़र आ रही होती है वो लड़के छोड़े, उनके पीछे जो एक सिस्टम चल रहा होता है ना, उसकी वजह से लड़के एक से एक अच्छा आ रहा होता है और वो चांसेस देते हैं अपने लड़कों को। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद प्लानिंग के जरिए सीनियर्स प्लेयर्स को निकाल के या उन पर दबाव डाल के एक शुएब मलिक के साथ भी ज्यादती की जब उसको कप्तान बनाया, और वो पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती थी। अब जब वो प्लेयर बन गया तो अब उसको कोई खिला नहीं रहा। तो ये जो सारी प्लानिंग है ये पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए थी, सीनियर्स प्लेयर जो उस वक्त थे उनको ख़राब करने के लिए था। और दूसरी चीज़ ये कि बोर्ड में कोई ऐसा आप मुझे बंदा बता दें जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हो या बहुत कमाल का वो प्लेयर रहा हो या उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है जो क्रिकेट को चला ले। जहां टीम कभी 2 या 3 नंबर पे थी, आज वो 7वें नंबर पे इस 2 मैच हारने से पहले थी। तो इनका इतना कसूर नहीं, इससे पहले ही वनडे में आपकी टीम बड़ी बुरा खेली है जो 7वें नंबर पर रैंकिंग पे थी। आप सही कह रहे हैं, और अगर ये हार जाते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान लास्ट रैंकिंग पर आ जाएगा अगर व्हाइट वॉश हो जाता है। मगर हल क्या है? अजहर अली को कप्तान बनाना और नए खिलाड़ी उनके साथ भेजना, कुछ पुरानों को ने रिटायरमेंट ले ली है, कुछ पुरानों को कहा गया है कि अपना कंडक्ट बेहतर करें, अहमद शहजाद को और उमर अकमल को। इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या करें? अजहर अली के जगह किसी और को कप्तान बना दें, इन खिलाड़ियों को हटा के वापस पुरानों को ले आए, क्या करें? नहीं, कैप्टन बिल्कुल सही है। देखें उसकी अपनी परफॉर्मेंस देखें, पहले मैच में उसने 73 बॉल्स पे 72 रन किए हैं और लीड कर रहा है फ्रंट पे आके, जो पहले हमने नहीं देखा पिछले 4 साल में ऐसा कि किसी ने फ्रंट पे आके लीड किया हो। कल के मैच में भी उसकी 22 बॉलों में 20 रन से शुरू में, लेकिन जैसे सामने विकेटें गिरी थोड़ी देर वो रुका, लेकिन उसके बाद उसने कोशिश की। हालांकि पीछे पहले जो 4 साल गुजरे उसमें कोशिश नहीं की जाती थी। 120-30 बॉलों में जाके कुछ 60-70 रन बनते थे कि सामने वाले कुछ कर दे, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कुछ करने की। और ये एक तो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट में इसकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, ऑलरेडी टीम में था। ये नहीं था कि घर में बैठा हुआ था इसको उठा के भेज। सिस्टम इतना पुअर है हमारा कि ये गलती हमारी मैनेजमेंट की है, कोच की है, और जो पहले जो गुजरे हैं जितने भी, पूरे बोर्ड का कसूर है कि इस लड़के को हमने वनडे क्रिकेट पहले खिलाई नहीं और अचानक हमने डाल दिया। तो बहुत शुक्रिया। कसूर इसका नहीं है, ये सिस्टम का कसूर है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। कप्तान का कसूर नहीं है, कप्तान को बहरहाल मौका मिलना चाहिए, मगर सिलेक्शन कमेटी का, कोच का, पूरी जो मैनेजमेंट है उसका कसूर है, जिन्हें अपना कंडक्ट बेहतर करना होगा और सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। महज इस किस्म की तब्दीलियां करने से, जो कि मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से कहा गया कि 2007 में भी की गई थी, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट का भला नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल के प्रोग्राम में कल की खबरों के साथ और उन पर तफसीली तबसरों के साथ आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।